जाना पड़ा, तो इसलिए कल आपको असमय छुट्टी प्राप्त हुई। आगे कहीं देख लेंगे या दीक्षा। भेज दे दो, भेज दो तो भेज दो। बांट लो आप। क्वेश्चन लिखे होंगे वो काट जाएंगे, लिखते जाएंगे। रिवर देख ली ना, देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर नदी लिखनी है। हेडिंग लिखिए नंबर 1, क्या हेडिंग पे काम चलेगा। नंबर 1 लिखिए नील नदी, नील नदी, नाइल रिवर। इसमें लिखिए यह अफ्रीका तथा विश्व की, अफ्रीका तथा विश्व की सबसे लंबी, ब्रैकेट में 6650 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है। इसका निर्माण नीली नील, नीली नील और श्वेत नील नदियों के संगम से होता है, नदियों के संगम से होता है। नीली नील नदी या नीली नील इथोपिया उच्च भूमि की ताना झील से निकलती है, जबकि श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। ये नदियां सूडान के खार्तूम में मिलती हैं, सूडान के खार्तूम में मिलती हैं। श्वेत नील पर युगांडा में ओवेन बांध, श्वेत नील पर युगांडा में ओवेन बांध तथा सूडान में श्वेत नील बांध स्थित है, सूडान में श्वेत नील बांध स्थित है। नीली नील पर इथोपिया ग्रेट रेनेसा इस क्षेत्र में जल बंटवारे को लेकर विवादित परियोजना है। नीली नील पर सूडान में सेन्नार बांध है। अब अगर हम देखें मोटे तौर पर, ये ब्लू नाइल, व्हाइट नाइल, पानी की जरूरत हो तो दें जो खास में गर्मी लग रही, ऐसे चला देते, ऐसे चल रहा, आवाज तो आ रही है, चलवा दे। ये क्या, कितने लोग दुखी मत हुआ करो। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, यहां पर यह विक्टोरिया लेक और ये ताना लेक जोन है। ताना लेक ये इथियोपिया में है और विक्टोरिया लेक अगर याद होगा तो केन्या, युगांडा, तंजानिया वाले क्षेत्र में है। और युगांडा वाले क्षेत्र में यहां पर ओवेन डैम है, ओवेन डैम। ये ओवेन फॉल था पहले, यहां पर एक जलप्रपात हुआ करता था, अब वहां पर जल विद्युत उत्पादन के लिए एक डैम बनाया गया है। तब यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, जल विद्युत परियोजना है यहां पर, है ना। तो उसी में ये ओवेन डैम, पहले कभी पुराना देखोगे 10 साल पहले का मैप तो वहां ओवेन फॉल दिखेगा। फिर जब ये यहां पर आ जाता है सूडान में, तब यहां पर व्हाइट नाइल डैम है। अब इथोपिया क्या कर रहा है, वो ब्लू नाइल के जल का उपयोग करने के लिए यहीं पर जहां से वो चलती है वहीं पर यह एक बांध बना रहा है, ग्रेट इथोपियन रेनेसेंस डैम। हिंदी में रेनेसेंस को रेनेशा कहते हैं। ये महान इथोपियाई पुनर्जागरण माना जा रहा है कि यह इथोपिया की किस्मत बदल देगा। तो यहां पर यह बना रहा है। लेकिन देखो, अगर नदी जहां से उद्गम है वहीं पे अगर कोई बांध बना दे तो निचले क्षेत्रों में जल के प्रवाह पर बुरा असर पड़ जाएगा। ये दो काम कर सकता है कि जब उनको पानी की जरूरत है तब बांधे रखेगा और जब नहीं जरूरत है तो छोड़ देगा। और अगर ये अप्राकृतिक रूप में बांधता है और इसको लगेगा कि इसके यहाँ पार आ रही तो भी पानी छोड़ देगा, तो निचले स्तर पर अबाध जलापूर्ति क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर यह जो परियोजना है, इसके बीच सूडान और मिस्र के बीच एक विवादित परियोजना है। यद्यपि कुछ खास बिंदुओं पर सहमति हाल के समय में हुई है। और यहीं पर सूडान में एक और आ जाता है, वो आ जाता है सेन्नार डैम। यहां से संयुक्त धारा कहलाती है खार्तूम के बाद से नील नदी। और जो यहाँ पर नाइल रिवर है, इसी पर यहां से टाना लेक के पास से एक और आती है एटबारा, देखो वहां पर लिखी होगी, राइट। यहां पर यह एटबारा आती है, यह नाइल की सहायिका है। और यह आगे जाती है मिस्र पर, इस पर बना हुआ है यहां पर आसवान डैम। और आसवान डैम का यहां पर रिजर्वायर है और वह रिजर्वायर यहां पर है नासिर लेक। और नासिर लेक का विस्तार मिस्र और
सूडान में है। मैप में देखोगे दिख रहा होगा, मिस्र और सूडान में है। ये फिर आगे जाती है और यहां भूमध्य सागर में, यहां पर यह धनुषाकार या धनुआकार या चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है। जब सेडिमेंट ज्यादा हो जाए तो फैलता है, चाप के आकार का डेल्टा आता है, तो यहां पर यह चापाकार या धनुआकार डेल्टा का निर्माण करती है। जब इंडियन ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम देखेंगे तो वहां पर डेल्टा पे और बात आएगी। तो यहां पर चापाकार या धनुषाकार भी कह सकते हो, धनुषाकार डेल्टा बनाती है। जब आप देखोगे इसके मुहाने वाले क्षेत्र में इधर से आओगे तो इधर कायरो या काहिरा दिखेगा, इधर अलेक्जेंड्रिया दिखता है। तो आप पढ़कर देखो, जहां मुहाना है उसका भूमध्य सागर में, वहां दो क्षेत्र मिलेंगे, एक अलेक्जेंड्रिया मिलेगा और एक मिल रहा होगा वहां पर कायरो। कायरो सर काहिरा कहते हैं, राइट, यहाँ पर हिंदी में काहिरा कह देते हैं। यहाँ पर देखो इस तरफ कायरो और इधर अलेक्जेंड्रिया, बीच में यहाँ पर अलगीजा, राइट, तंता, ये वाले सारे क्षेत्र यहाँ पे मौजूद हैं। दिख रहा है ये वाला, राइट। तो अलेक्जेंड्रिया और कायरो याद रखना, इनकी लोकेशन पर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है इनकी। तो ये वाला कहा जाए रिवर सिस्टम आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहां कौन सा डैम और कैसे बना हुआ है। यहां एक बार देख लो, मैप के साथ देख लो। पहले देखो ताना लेक इथोपियन हाईलैंड में, फिर से एक बार देख लो फाइनल। इथोपियन हाईलैंड में ताना झील से ब्लू नील निकलती है। अच्छा, नदी का बहाव ही रुक गया है। तो यहां पर यह ताना लेक से यहां पर ब्लू नील, नीली नील निकलती है। जब यह नीली नील यहां से निकलती है तो यहां विक्टोरिया के बाद फिस्टल नहीं, देखो क्योगो झील को भी टच करती है। क्योगो दिख रही है, पहले विक्टोरिया देखो क्योगो, फिर उसके बाद ऊपर देखोगे तो कहीं लिखा होगा SUDD, ऊपर आओ थोड़ा, सुट करके कुछ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा क्या? अब दिया हो या न दिया हो, हिंदी में भी इसे सही बोलना चाहिए। जो भी हिंदी में कुछ भी बोलते कुछ नहीं किया जा सकता। ये यहां पर पानी फैलता है, यहां पर पानी फैलता है, जो ये सुट क्षेत्र है, यहां पानी फैलता है। यहां दलदल का क्या होता है? निर्माण। सुट यहां पर दलदली क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र, राइट। इसको थोड़ा हिंदी अंग्रेजी में देख लेना, अंग्रेजी में याद रखो इसको मोटे तौर पर। एक बार एक लोगों को भेजा गया कि जाके बैटरी दिखाओ, एक उनको दुकान का नाम बताया गया कि जाके वहां देखो, दुकान का नाम आगे पता चलेगा। वो जाके देखे तो उनसे बोला गया इस दुकान के आगे खड़े हो, देखो कहीं पैराडाइज दिखाई पड़ा लिखा हुआ? बोले कहीं नहीं लिखा है। बोले क्या लिखा? बोले परदेसी लिखा है केवल। तो वही अंग्रेजी हिंदी का है, सुड है, सड है, क्या हो जाए ये ध्यान रखना, है ना। तो यहाँ पर यह दलदली क्षेत्र है जो इस नदी के कारण बनता है। तो ये याद रखना, आगे देखेंगे इकोलॉजी में जो दलदली क्षेत्र होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी वाले जोन होते हैं, बाद में बात करेंगे इस पे। तो यहाँ पर ये हो गया, तो ब्लू नाइल और यहाँ पर सेनाल डैम। व्हाइट नाइल चलती है तो युगांडा में ओवन डैम, और ऊपर चलने पर यहाँ पर व्हाइट नाइल डैम, और ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती हैं यहाँ पर खार्तूम में। खार्तूम के बाद बन जाती है नील नदी, और अटबारा आकर के इसमें मिलती है। और फिर जब यह नदी आगे चलती है तो मिस्र में बना है आसवान डैम, और उसका जलाशय मिस्र और सूडान में फैला है, जिसे नासिर लेक कहा जाता है। फिर यह नदी जाकर के भूमध्य सागर को हम रूम सागर भी कहते हैं, यह भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। और इस नदी के इस तरफ यहां पर दाहिने तरफ कायरो है, और इसके डेल्टा जोन में अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह, ठीक है ना। ये पूरा इसका बेसिन जोन है। लिखो उसमें कहां लिखा था, नीली नील पर सूडान में सिन्नार बांध है। हाँ, उसके आगे लिखो श्वेत नील पर युगांडा में ओवन बांध, युगांडा में ओवन बांध, तथा सूडान में श्वेत नील बांध है। लिखा दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। फिर उसके आगे लिखो नील नदी पर मिस्र में आसवान बांध है, जिसका जलाशय मिस्र और सूडान में विस्तारित है, नील नदी भूमध्य सागर ऑब्लिक रूम सागर, इसके मुहाने के समीप कायरो तथा अलेक्जेंड्रिया, इसी को काहिरा कहते हैं, कायरो तथा अलेक्जेंड्रिया शहर स्थित हैं, अलेक्जेंड्रिया शहर स्थित है। नील नदी के कारण मिस्र में कपास और गेहूं के अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। इस नदी को मिस्र के लिए वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए यहां पर जूबा नदी। अब इसको पॉलिटिकल में ही देख लो, इथोपिया आप देख रहे हैं, इथोपिया और यहां पर सोमालिया। तो इथोपिया वाले क्षेत्र में देखो, यहां से कई धाराएं निकलती हैं और वो मिलकर के एक नदी बनाती है जुबा, और उसमें ऊपर से एक नदी आकर मिलती है सिबेली, और सिबेली पर सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु है। और जब जुबा नीचे जाती है तो यह विषुवत रेखा को काटती है, विषुवत रेखा को एक बार क्या कर रही है? काट रही है, दिख रहा है? इसमें लिखिए जुबा नदी का उद्गम इथोपिया से निकलने वाली कई धाराओं के मिलने से होता है।
यह इथोपिया और सोमालिया की सीमा से बहते हुए हिंद महासागर में जहां यह गिरती है वो क्षेत्र है सोमाली सागर में, सोमाली सागर में गिरती है, सोमाली सागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को काटती है। इसके निचले भाग में इथोपिया और सोमालिया से प्रवाहित होने वाली शिबेली नदी मिलती है। इसके निचले भाग में या इससे निचले भाग में इथोपिया और सोमालिया से बहने वाली शिबेली नदी मिलती है, जिस पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। मोगादिशु स्थित है। फिर इसके बाद लिखिए कांगो या जायरे नदी। कांगो या जायरे नदी, इसमें लिखिए यह अफ्रीका की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। थोड़ा सा इसे यहां पे देख लो। यहां पर दो नदियां दिख रही हैं, इस तरह से ऐसे करके आ रही है, ऐसे एक है लुआ लबा, दो हैं, एक ये वाली लुआ लबा और इधर है लुआ पुला। दो नदियां हैं लुआ लबा लुआ पुला, और खासतौर पे जब ये दो नदियां आकर मिल जाती हैं तब उसके बाद बनती है जायरे, कांगो या जायरे। तो यहां पर कई धाराएं निकलती हैं, आखिर में केवल दो धाराएं बचती हैं जिन्हें क्रमशः लुआ लबा और लुआ पुला कहा जाता है। और जब ये आपस में मिल जाती हैं तब इनसे जिस नदी का निर्माण होता है उसे यहां पर कांगो या जायरे नदी कहा जाता है, और यह इन क्षेत्रों से बहते हुए अल्टीमेटली अटलांटिक महासागर में यहां पर गिरती है। तो यहां पर चाहे फिजिकल देख लो, फिजिकल में भी आप देख सकते हो, फिजिकल में स्ट्रक्चर देखो, यहां पर एक आ रही है लुआ लबा और दूसरी यहां नीचे से करके ऐसे चली आ रही है, ये और फिर ये आगे चलती है और मुड़ते हुए आगे आती है, और इस क्रम में यह विषुवत रेखा को दो बार काट देती है। राइट, तो याद रखना पहली बात कि यह अफ्रीका में जल के आयतन के संदर्भ में सबसे बड़ी नदी है, और विश्व में अमेजन के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अफ्रीका में लंबाई में यह दूसरी सबसे लंबी नदी है, और एक और बात है यह विश्व की सबसे गहरी नदी है, डीपेस्ट रिवर, और विश्व में सबसे ज्यादा विद्युत ऊर्जा की जो क्षमता है वो भी इस नदी पर है, क्योंकि यह पूरे प्लेटू जोन से बहती है और कई प्रपातों का यहां पर यह निर्माण करती है। इसलिए अधिकांश जगह यहां पर नौकायन नहीं किया जा सकता है। राइट, केवल लास्ट वाले क्षेत्र में किया जा सकता है। यहां ऊंची नीची स्थितियां हैं, तो यहां जल प्रपातों का क्या होता है, झरनों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उसका लिखिए यह विश्व की सबसे गहरी नदी है, तथा विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत क्षमता वाली नदी है। इस नदी का उद्गम लुआ लबा और लुआ पुला नदियों के संगम से होता है, तथा यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मतादी बंदरगाह के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है। इस पर कांगो में किंसासा के समीप, कैपिटल है इसकी, कांगो या जायरे देश भी है, कांगो में किंसासा के समीप इंगा बांध स्थित है, जो जल विद्युत परियोजना है। यह क्षेत्र
विश्वत रेखीय, विश्वत रेखीय सदाबहार, मतलब जहां ये बहती है सदाबहार वनों से घिरा है, जहां पिग्मी जनजाति 4 फीट की होती है लगभग, जनजातियों में सबसे छोटी मानी जाती, जहां पिग्मी जनजाति निवास करती है। हाँ हाँ हाँ, और कहीं रह नहीं सकते, क्योंकि विश्वत रेखीय सदाबहार वर्षा वन है, लगातार बारिश हो रही है, तो सतह पर ये रह नहीं सकते हैं, है ना। तो ये पेड़ पर अपनी झोपड़ियां वगैरह क्या करते हैं, बनाते हैं। हर तरह का मक्खी मच्छर पाया जाता है यहाँ, तो ये यहाँ की मिट्टी का क्या करते हैं, मोटा लेप लगाते हैं। और यहाँ सीसी मक्खी पाई जाती है, मतलब काटने के बाद सब सीसी करते होंगे, तो वो इवन तो वो उस मोटी दीवार को भी ड्रिल कर देती है। इतनी खतरनाक यह मक्खी यहाँ पर होती है, ये सीसी मक्खी। तो यहाँ पर सतह पर चलने का कोई काम ही नहीं है, जो काम है। और ये सबसे पहले पिग्मी जनजाति जो है वो सबसे पहले पुल निर्माता माने जाते हैं। इन्होंने पेड़ों पेड़ पे ही पुल बना दिया, जमीन को जरूरत नहीं उनको, राइट। तो पेड़ पेड़ पे वही रबड़ वगैरह, क्योंकि यह पूरा एरिया जो होगा यह रबड़, प्राकृतिक रबड़ उत्पादक क्षेत्र है। जितना भी इक्वेटर के इलाके में मिलेगा, हमने देखा था ना अमेजोन में क्या मिल रहा था, रबड़ मिला था नहीं मिला था, प्राकृतिक रबड़, पारा रबड़, मनाउस, राइट। तो जो रबड़ को स्थितियां चाहिए वो इक्वेटर के आसपास मिलता है। तो ये सब रबड़ वाले ही क्षेत्र है यहाँ पर। रबड़ में जो है ना लंबी लंबी, एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से रस्सी जैसी संरचना लटकती रहती है और मजबूत होती है। आप उसको पकड़ के, जैसे टार्जन को, टार्जन को पकड़ के इधर से उधर जाता है, यू कैन गो, इतनी वो मजबूत होती है। और यहाँ बड़ी बड़ी लताएं, लियाना पाई जाती हैं, लियाना पाई जाती हैं। और ये सघन वन होता है, तो यहाँ पर जितने भी वृक्ष जाति के नए पौधे आते हैं वो सब जानते हैं कि जितने लंबे मम्मी पापा हमको उतने लंबा जाना है, नहीं तो हमको धूप नहीं मिलेगी। तो धूप की तलाश में क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो ऊंचे ऊंचे सघन वृक्ष बहुत सारे, यहाँ पर 5 स्तर पाए जाते हैं। सबसे ऊपर जैसे ये झांक रहा है, यह इमरजेंट है, और फिर दूसरे इसके बराबर आ जाते हैं कुछ, ये कनोपी बना लेते हैं, ये यहाँ पे कनोपी बना लेते हैं। कुछ इसके साथ लताएं उलझ जाती हैं, लताएं, कुछ नीचे छाया प्रिय पौधे पैदा हो जाते हैं, छाया प्रिय जो छाया में रहेंगे। और फिर इसके बाद सतह पर यहाँ मृतोपजीवी पैदा होते हैं, राइट, फंगस वगैरह, राइट। तो यहाँ पर ये पैदा होते हैं, है ना। हिंदी साहित्य के तो कुकुरमुत्ता पढ़ा होगा अभी तक, होगी वो सब यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये सब उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ ऊपर से नीचे तक कितनी है, लगभग 5 लेयर पाई जाती। और इस स्थिति में नीचे रहने का कोई सवाल ही नहीं है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर ये इन क्षेत्रों में रहना पसंद करेंगे। तो पिग्मी जनजाति काफी अध्ययन किया गया है, लेकिन इनके पास कोई जल्दी जाता नहीं है, खतरनाक टाइप के हैं। तो ये हो गया यहाँ पर। अच्छा, एक लिख लो, एक इसकी सहायिका और देख लो यहाँ पर। ये सहायिका है कसाई नदी, दिख रही है, कसाई, ठीक है ना। एक उसमें लिख लो, कांगो नदी की प्रमुख सहायिका है, तो हजारों सहायिका इसकी, प्रमुख सहायिका कसाई नदी है, कसाई नदी है, जिसका बेसिन हीरो के लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए प्रसिद्ध है। अब मोटे तौर पर देख सकते हो, ये ध्यान रखना, ये लुआ लबा, अगर मान लो यही लुआ लबा है, फिर यहां से आती है लुआ पुला, कांगो, और यहां सीधे आके गिरती है मतादी पोर्ट, मतादी पोर्ट पे यहां आकर के गिरती है, अटलांटिक में एस्टुरी बनाती है, यह डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि प्लेटू जोन से आ रही है, इतना ज्यादा इसको सेडिमेंट नहीं मिल रहा होता है। तो यहां पर यह मतादी पोर्ट में अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक ओशन में। लुआ लबा इधर वाले को मानना, उसमें मान लो ना, लुआ पुला मान लो, तो मैं बता रहा हूं, 2 दिखनी चाहिए। यहां पर ऐसे समझो, जो बड़ी वाली है इसको लुआ लबा मानना है, इसके साथ है कि नहीं। हाँ, ये लुआ लबा बगल वाले को लेना है। यहां पर क्या बना है, क्या लिखा है, स्टैनले फॉल, है ना। और जब ये जाती है किंसासा पर, किंसासा, तो यहां क्या बना है, इंगा डैम मिला, इंगा डैम नहीं लिखा होगा, किंसासा उसके साथ, और फिर यहां जाके गिरती है। इसी में नीचे इधर देखो तो यहां कसाई रिवर होगी, एन के नीचे दब गई है, कसाई रिवर होगी, है ना, इतना काफी है इसमें। उसी में लिख लो, लुआ लबा नदी पर, लुआ लबा नदी पर स्टैनले जलप्रपात स्थित है, स्टैनले जलप्रपात स्थित है, जिसे बोयोमा जलप्रपात भी कहा जाता है, बोयोमा, जिसे बोयोमा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये सब चीजें अच्छे ध्यान रखना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसको बड़ी मुश्किल से ढूंढा जा सकता है। यहां पर मैं आपको लिखा रहा हूं जो पिछले 3 साल से चर्चा में रहे हैं, राइट। मैं ये इतना एरिया लेके चल रहा हूं कि अगर आप 2024 में भी एग्जाम दोगे तो लगभग 3 साल जो क्षेत्र चर्चा में रहे हैं, और आप अपने को अपडेट कर लोगे तो 4 साल आपके पकड़ में रहेंगे। फिर उसके बाद अपडेट करते जाना, पिछला 1 साल छोड़ते जाना, राइट। 1 साल आगे बढ़ाया तो पिछला 1 साल करंट अफेयर छोड़ दिया, ये हो गया। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट रिवर यहां पर ले सकते हैं, अगली नदी, नेक्स्ट रिवर हम यहां पर, और कोई बड़ी नदी में यहां से हम ये ले सकते हैं, जैम्बेजी नदी, दिख रही है, जैम्बेजी नदी, बाई पठार और कटंगा प्लेटो का रीजन, खासतौर पर कटंगा प्लेटो के साथ, और इसकी देखो कई बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं हैं, और ये आकर के इसको पानी देती हैं। और जैम्बेजी में यहां पर विक्टोरिया फॉल है, हम बाकी लिखा चुके हैं, यहां पर लेक करीबा है, करीबा डैम है, कोबोरोबासा रिजर्वायर है, और यह जाकर के मोजाम्बिक चैनल में गिरती है, ठीक है ना। देखो इसमें नेक्स्ट, जैम्बेजी नदी, जैम्बेजी नदी, देखिए इसका उद्गम
कटंगा तथा बाई के पठार क्षेत्र से होता है, कटंगा तथा बाई के पठार क्षेत्र से होता है, तथा यह हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल में गिरती है, मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। यह जाम्बिया से उत्पन्न होती है, जाम्बिया से उत्पन्न होती है तथा अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, यहां देखो मैप, मेजर हिस्सा इसका जाम्बिया में बनता है, लेकिन जाम्बिया के देखो अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ऐसा है ना, से प्रवाहित होती हुई या मोजाम्बिक से प्रवाहित होती है। यह जाम्बिया, जिम्बाब्वे नहीं, यह जाम्बिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और बोत्सवाना की सीमा बनाती है। ये टी वाला जंक्शन देखो, बोत्सवाना की, पहले मैप देखो, पॉलिटिकल मैप देखो, केवल सुन के कर रहे हो, पॉलिटिकल मैप देखो, पॉलिटिकल मैप में जाम्बेजी के जाने का रास्ता देखो। अब जाम्बेजी के जाने का रास्ता अगर देखोगे तो यह ऐसे बनेगी, और जब यह आगे जा रही है तो इसकी बाउंड्री देखने की कोशिश करो, जहां ये रेड लाइन ड्रा है, जहां ये रेड लाइन ड्रा है वहां कंट्रीज जोड़ो पहले। तो इधर से देखोगे तो नामीबिया का हिस्सा आगे आ रहा है, नामीबिया हो गया, यहां पर ऊपर क्या है, जाम्बिया, बगल में क्या है, जिम्बाब्वे, और नीचे क्या है, बोत्सवाना। तो यह जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, इनकी सीमा बना रही नहीं बना रही यहां पर। फिर इधर आगे आकर लिखाएंगे नहीं, आगे देखोगे तो यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बना रही होती है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बना रही होती है, राइट। फिर यहां पर जब यह आगे जाती है तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की सीमा पे मिल रही होती है, फिर यहां से जाकर यह मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मैप में ढूंढो, मेरे सुन के मत लिखो, मिला मैप में कि नहीं, राइट। ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहां पर ये सारे क्षेत्र में गृह युद्ध और कई तरह के खतरे चलते रहते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप ध्यान रखिए। हो गया। अब हमने करीबा डैम वगैरह लिखाया हुआ है, ये वहीं से आप देख लेना, करीबा डैम कहां पर स्थित है, ये कहां पर स्थित है, आप यहीं से देख लेंगे, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट नीचे की तरफ आओ तो यहां पर एक नदी आती है, ये ऐसे निकलती है और ऐसे जाकर गिर रही है, ये है लिम्पोपो नदी। पहले पॉलिटिकल में देखो, फिर उसके बाद फिजिकल में देखो, या पहले फिजिकल देख सकते हो, हल्की है, वहां पर कोई क्षेत्र नहीं है। देखो ठीक उसके नीचे देखो, जो करीब जो जाम्बेजी थी उसके नीचे आओ, लिम्पोपो, और फिर यहां से एक छोटा सा हिस्सा हो जाती है, और ये जाकर यहां पर जहां मापुतो लिखा है, या तो मापुतो की खाड़ी बोलो या तो डेला गोवा की खाड़ी बोलो। देखो कहीं लिखा है डेला गोवा बे या मापुतो बे, कहीं कुछ लिखा है ना, तो ये वहां जाके गिरेगी। इसमें लिखिए लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो नदी। इसमें लिखिए यह दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड क्षेत्र से निकलती है, वेल्ड क्षेत्र से निकलती है, तथा मापुतो या टेला गोवा की खाड़ी में हिंद महासागर में गिरती है, यह नदी दक्षिण अफ्रीका की बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से सीमा बनाती है। इसे घड़ियाली नदी, क्रोकोडाइल रिवर, घड़ियाल है, इसे घड़ियाली नदी कहा जाता है, क्रोकोडाइल रिवर घड़ियाली नदी कहा जाता है। एक्चुअली इसकी सहायिका भी है क्रोकोडाइल, जो नीचे से दिख रही, इसे घड़ियाली नदी भी कहा जाता है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, 3 नदियां आ गई हैं, ऊपर जुबा आ गई है 1 बार, यहां पर ये 2 बार सांगो, और ये 2 बार मकर रेखा। नेक्स्ट लिखिए ऑरेंज नदी। अब देखो अगर ध्यान से पूरा, ये देखो ऑरेंज नदी यहां कहीं से निकल के जाएगी, तो बताओ मुख्यतः कहां से निकलती हुई दिख रही है। अब नामीबिया के पहले भी जाओ कहीं, साउथ अफ्रीका में भी देखो कोई क्षेत्र, लेसोथो, इसका फ्लो देखोगे, इसका अगर फ्लो देखोगे तो यहां पर यह लेसोथो से निकलती है और इस तरह से करते हुए आगे जाती है और ऐसे गिरेगी, और यहां ऊपर से एक नदी और आती है, वो कौन सी है, वाल रिवर। एक इधर से मान लो, लेकिन वाल जरूरी है, ये रिवर यहां पर आती है। तो इसका उद्गम लेसोथो से होता है। थोड़ा फिजिकल में देखो, लेसोथो के आसपास क्या कोई पर्वत दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, ड्रैकन्सबर्ग दिख रहा है ना। तो अब ये कहां से निकलेगी, ड्रैकन्सबर्ग, लेसोथो के ड्रैकन्सबर्ग से निकलेगी, आगे बढ़ेगी, तो यह लेसोथो से हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और फिर यह बाउंड्री किसकी बनाएगी आगे चल के, नामीबिया और साउथ अफ्रीका की। इसकी दाईं सहायिका प्रमुख कौन सी हो गई, वाल रिवर। जब भी इतिहास पढ़ोगे तो साउथ अफ्रीका में आएगा ट्रांसवाल, एक क्षेत्र आएगा ट्रांसवाल,
तो इधर ये वॉल को क्रॉस कर लोगे, वॉल नदी को क्या आ जाएगा? ट्रांसवाल। जमुना नदी को क्रॉस करते हैं तो कौन सा इलाका आता है? जमुना पार। तो उसे हम कहते हैं ट्रांस जमुना। नदी को पार कर लो तो ट्रांस जमुना, नदी के इस तरफ रहो तो सिस जमुना, जमुना के इस पार, जमुना के उस पार। तो जब ट्रांसवाल कोई शहर पढ़ोगे तो मतलब वो वॉल नदी को पार करने के बाद पड़ रहा है ना। तो ये हो गई हमारे पास कौन सी? ऑरेंज नदी। लिखो इसमें, हाँ देख लो बेटा, जैसे अभी बताया, अभी कहां से दिख रही निकलती हुई? हाँ तो मैंने इसलिए बताया कि आप बाकी देख के समझ सको। हमेशा समझो, मेजर चीज समझो, नदी हमेशा महासागर में गिरती है अगर गिर पा रही है तो जब आप महासागर में गिरते हुए देखो तो नदी को वहीं से पकड़ो अंत बिंदु से, और फिर उसकी उसी लाइन को पकड़े पकड़े जहां जाओ जहां ये खत्म होती है, और जहां ये खत्म होती है एक्चुअली वहीं से क्या होती है? ये शुरू होती है, फिर वापस आ जाओ। अब जब वापस आओगे तो जो इसके यहां और यहां से मिले वो उसकी क्या होती जाएंगी? सहायिका होती जाएंगी। तो चूंकि यहां से समझना मुश्किल है तो फॉर एग्जाम्पल हम ये देख सकते हैं कि हमने ऑरेंज नदी को यहां पकड़ लिया। अब आप यहां से उल्टा चलो, टाइम बाय देखते जाओ, कहीं दूसरा नाम तो नहीं हो गया, ऊपर भी जा सकते हो। शाहरुख खान कहता है कि मां कहती है कि दो रास्ते मिलते हैं, तो ऐसे यहां पर दो नदियां मिलती हैं, फिर तय करना पड़ता है कौन सी असली नदी है। ये मोलोको ऊपर आ गई तो ये वाली है, राइट। फिर ये इसके साथ मुड़ते जाओ, फिर दो रास्ते आए, वहां ऊपर वॉल लिखी है तो ये वाला इधर मुड़ जाएगा और जाके कहां रुक जाएगा? लेसोथो। तो यही आपका क्या है? निकलने वाला क्षेत्र। हर नदी में यही करना है आपको। जैसे यहां आपको लिम्पोपो मिल गई और लिम्पोपो को पकड़े पकड़े आ जाओ यहां कहीं, और यहां ये रुकेगी तो यहीं से क्या हुई है? ये निकली है, राइट। इसी तरह जैसे जम्बेजी पकड़े थे कहीं अगर मिल जाए तो यहां पर इसको चलते चलते जहां से ये चलते चलते दिखाई पड़े ये यहां से, है ना। तो महासागर से आप उसको कैच करोगे तो उल्टा चलना आसान है, फिर उल्टा से इधर आ जाओ। क्लियर है किसी बात? लिखो ऑरेंज नदी, लिखो ऑरेंज नदी। उसमें लिखिए इस नदी का उद्गम सिस्टर ऑफ अंकुर, अंकुर जी की कोई सिस्टर है बोल दिया, राइट। तो उनका अगर ट्रेन है तो देख लीजिएगा प्लीज। चलो लिखो ऑरेंज नदी। मतलब ऐसा जाता ना जैसे मेले में कोई खोया हो, 4 साल का बच्चा यहाँ खड़ा रो रहा है, माँ बाप से कहीं आके ले जाए। एनीवे चलो कोई बात नहीं। अब ट्रेन को कैसे भूल सकता है? ये मतलब अच्छी बात है। अच्छा 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 चलो बेटा दुखी क्या हो जाता तुम्हारी बात है? कुछ तो लोग कहेंगे तो काम कर छोड़ो बेकार की बात हो। तो लिखो ऑरेंज नदी, लिखो इसका उद्गम लेसोथो, लेसोथो में ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से होता है, पर्वतों से होता है, तथा यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, नामीबिया की सीमा बनाते हुए, सीमा बनाते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायिका, इसकी प्रमुख सहायिका वॉल नदी है, प्रमुख सहायिका वॉल नदी है। फिर देखो एक यहां पर चारी नदी है जो एक्चुअली निकलती है इधर सूडान वाले क्षेत्र से, और फिर ऐसे बहते हुए इधर आते हुए यह चाड झील में गिर जाती। अब इसका पता लगाना हो तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि चाड झील में गिरती है, राइट। तो झील नीचा क्षेत्र होगा तो हम नीचे से निकाल के ऊपर नहीं ले जा पाएंगे हम यहां पर, क्योंकि सहारा क्षेत्र यह भी देखना होगा। तो यहां पर ये इधर से निकलती है और जा करके चाड झील में क्या है? गिरती है। इसमें लिखिए चारी नदी, चारी नदी। इस नदी का उद्गम, उद्गम सूडान, सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की सीमा से होता है, की सीमा से होता है। यह की सीमा से होता है, यह सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तथा चाड, चाड की सीमा बनाती है, कॉमा चाड और कैमरून की सीमा से होते हुए, चाड और कैमरून की सीमा से होते हुए यह चाड झील में गिरती है, चाड झील में गिरती है। पॉलिटिकल में इसको फिर से एक बार देखो, फिर डिसाइड कर लो ये वाली सारी चीजें। अफ्रीकन, यूरोपियन और एशियन रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो यहां से एक हिस्सा, पॉलिटिकल में देखो यहां से एक हिस्सा निकला है, ये हिस्सा आगे बढ़ा तो इसका उद्गम सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बाउंड्री वाले जोन से है। जब ये आगे निकला तो ये देखो यह नदी इस तरह से बही, इस तरह से बही तो इसने चाड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की क्या कर दी? सीमा बनाई। फिर ये इधर की तरफ गई है और यहां पर आई है तो इतने क्षेत्र में यह कैमरून और चाड की सीमा बना रही है। इसके साथ बहते हुए यह चाड झील में क्या है? गिर जाती है, चाड झील में गिर जाती है। तो उद्गम यहां की सीमा से, इनकी सीमा, इस दोनों की सीमा बनाते हुए यह चाड झील में गिरती है। क्लियर है इलाका इसका पूरा, राइट। फिर लिखो नेक्स्ट नाइजर नदी, नाइजर रिवर, नाइजर रिवर। अब यहां पर अगर नाइजर नदी देखना है पहले तो यहां से देखो इस वाले क्षेत्र से यह ऊपर गई नदी, ये यहां पर आकर मिली, इधर से ये यहां पर आकर मिल रही है और फिर यह नदी ऐसे मुड़ती है और ये इस तरह से करते हुए अल्टीमेटली यहां आकर डेल्टा बनाते हुए क्या है? गिरती। देख रहे हो यहां से ये नदी ऐसे और फिर यह मुड़ी और ये इस तरह आई। यह मुड़ी है नदी, उसे बेंड ऑफ रिवर कहते हैं, बेंड ऑफ रिवर, राइट। यह रिवर का बेंड है, वैसे रिवर ऑफ बेंड, मुड़ती हुई नदी भी कहा जाता है। रिवर का एक बेंड है यहां पर, तो यह एक बेंडिंग रिवर कही जाती है। और इस पर खास तौर पर अगर देखोगे तो यहां पर कुछ क्षेत्र स्थित है। मेजर क्षेत्र है यहां पर टम्बकटू और इधर माली वाली कैपिटल एक है यहां पर बमाको। अगर यह क्षेत्र कहां से इसका उद्गम हो रहा है तो थोड़ा फिजिकल देखो, फिजिकल मैप, फिजिकल मैप में अगर यहां कोई प्लेटू हो
तो उस पर आपकी नजर जानी चाहिए अगर मिल जाए तो। जोस प्लेटो, यहां पर देखो लोमा माउंटेन्स, देख रहे लोमा माउंटेन, राइट। तो अगर ध्यान से देखो तो इसकी जो शाखाएं आ रही जो जहां से स्टार्टिंग है वो कौन सा है, लोमा माउंटेन। हम इसे गिनी उच्च भूमि भी कहते हैं, या गिनी उच्च भूमि भी कहलाती है, राइट। तो ये लोमा माउंटेन से इसका उद्गम होता है और फिर यह आगे मुड़ती हुई यहां पर आ रही है। तो इसका मुख्य उद्गम क्षेत्र कौन सा है, लोमा पर्वत। लोमा पर्वत और कई शाखाएं मिलकर नाइजर नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, राइट। लिखो इसमें नाइजर नदी में, नाइजर नदी देखिए इसका उद्गम गुयाना उच्च भूमि में, सॉरी गिनी उच्च भूमि में, गिनी उच्च भूमि में स्थित लोमा पर्वत है। गिनी उच्च भूमि में स्थित लोमा पर्वत है, जहां कई धाराओं का संयुक्त जल इस नदी का निर्माण करता है, यह गिनी की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए गिरती है, इसे बेंडिंग रिवर भी कहा जाता है, इसका डेल्टा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडारों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी अफ्रीका में ताड़ देशज प्रजाति है, पाम, ताड़ को पाम कहते हैं, देशज प्रजाति है, यहीं का नेटिव है, यहीं से हर जगह फैला है, देशज प्रजाति है ताड़ पश्चिमी अफ्रीका की देशज प्रजाति है। देखो प्रजाति दो तरीके की होती हैं, एक होती है नेटिव और एक होती है इंडेमिक। एक को बोलते हैं देशज और दूसरे को बोलते हैं स्थानिक। देशज का मतलब है ये किसी एक खास जगह होगी लेकिन वहीं से अन्य जगहों में फैल जाएगी, अन्य जगह भी आपको मिलेगा। लेकिन जब कहते हैं इंडेमिक प्रजाति तो यह केवल एक ही जगह पे पाई जाएगी, इसका और कहीं विस्तार नहीं होगा। जो पाम ट्री है वो हर जगह ऑलमोस्ट पाया जाता है, इक्वेटर के सारे आसपास जो क्षेत्र है हर जगह पाम ऑयल, तो इससे तेल निकलता है जिसे कहते हैं पाम ऑयल, राइट। तो इस नदी द्वारा पाम ऑयल का परिवहन किया जाता है, इसलिए इसको ताड़ तेल नदी या पाम ऑयल रिवर कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न आए कि ताड़ कहां की देशज प्रजाति है, नेटिव है, कहां पर सबसे पहले पाई गई वहीं से फिर विस्तार हुआ, तो उत्तर है यह पश्चिमी अफ्रीका, राइट। तो ताड़ पश्चिमी अफ्रीका की देशज प्रजाति है। इस नदी द्वारा ताड़ तेल पाम ऑयल सारे रिफाइंड में मिलता है, ताड़ तेल पाम ऑयल का परिवहन किया जाता है, अतः इसे पाम ऑयल रिवर ताड़ तेल नदी भी कहते हैं। इस नदी पर नाइजीरिया में हर पोर्ट बंदरगाह है, हर पोर्ट हर पोर्ट देखोगे पॉलिटिकल में, जहां डेल्टा ऑफ नाइजर है वहां पर है, यहीं से ताड़ तेल वगैरह फिर विश्व में निर्यात होता है। पोर्ट हर पोर्ट मिल गया। नेक्स्ट लिखो वोल्टा रिवर। अब थोड़ा यहां पर वोल्टा रिवर का थोड़ा एरिया देख लो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया है, इतना वैसे आपको नहीं लिखना है, नहीं समझना है, लेकिन फिर भी यह घाना की नदी है, मेजर रिवर घाना की है। अब यहां ध्यान दो, यहां से एक रिवर आती है ब्लैक वोल्टा, और यहां तक आती है। एक रिवर आती है यहां पर व्हाइट वोल्टा, उसे पानी मिलता है रेड वोल्टा का, फिर यह व्हाइट वोल्टा आकर यहां मिलती है, और जब यह पानी मिल जाता है तब नदी बनती है कौन सी, वोल्टा नदी। तो वोल्टा नदी का निर्माण ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और व्हाइट वोल्टा के संयुक्त जलों से होता है, और फिर इसी पर ओकोसोम्बो बांध है और उसका जलाशय वोल्टा झील है, जो पहले बात कर चुके हैं। सतही क्षेत्रफल के आधार पर यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है ना। तो ये फिर जाकर के यहां नीचे पानी इसका गिरता है। तो इसकी बात समझ में आई कि किन किन नदियों का जल मिलता है, तब जाकर के यह वोल्टा नदी बनती है। ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, व्हाइट वोल्टा मिल जाती है तो फिर वोल्टा नदी का क्या होता है, निर्माण। मैप में देखोगे तो उतना क्लियर नहीं है, यहां पर मैप में देखने पर यह नदी उतनी क्लियर आपको नहीं मिलती है। तो आप देख रहे हो यहां पर ना, तो ये वाली उतनी क्लियर रिवर आपको नहीं मिल पा रही है, वहां से आप देखोगे तो सारे क्षेत्र वहां पर आ जाएंगे, ठीक है। इसमें लिखिए यह घाना की प्रमुख नदी है, इसका निर्माण ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा और व्हाइट वोल्टा नदियों के संयुक्त जल से होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में गिरती है,
तथा यह प्रधान याम्योत्तर को काटती है, तथा यह प्रधान याम्योत्तर को काटती है। क्लियर वाला हिस्सा इतना। फिर हम आगे चलें इसमें। यहां पर देखो तो दो नदियां मिल जाती हैं। एक नदी ध्यान से देखोगे तो यह है गाम्बिया, और एक नदी यहां से ऐसे कहीं निकलती है, वो है सेनेगल। तो दो नदियां हैं, गाम्बिया नदी और सेनेगल, दो नदियां हैं। अब यहां पर देखोगे तो यह क्षेत्र फिजिकल में देखो फूटा जालोन होना चाहिए, उसमें देखो फूटा जालोन, राइट, यहां पर फूटा जालोन मिला। लिखो गाम्बिया नदी, गाम्बिया नदी, ढूंढो फूटा जालोन, मिल जाना चाहिए, छोड़ रही होगे। देखो जब भी मैं कहूं कोई पर्वत पठार, वो हमेशा मिलेगा आपको फिजिकल में। जब कोई कहूं देश, तो मिलेगा आपको पॉलिटिकल में। जब भी कोई पठार कहूं तो आप हमेशा फिजिकल में देखेंगे, और जब भी कोई देश कहूं तो आप उसे हमेशा पॉलिटिकल में देखेंगे। तो फूटा जालून मिला फिजिकल में, देखो गाम्बिया में। इसका उद्गम फूटा जालून, फूटा जालून पठार से होता है, पठार से होता है, तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। फिर नेक्स्ट लिखो सेनेगल नदी, सेनेगल रिवर, सेनेगल रिवर की लोकेशन देखो गाम्बिया के ठीक ऊपर मिला। ये देखिए, यह फूटा जालून, फूटा जालून क्षेत्र से निकलकर, यह फूटा जालून क्षेत्र से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह सेनेगल, सेनेगल और मार्टिनिया की सीमा बनाती है, सेनेगल और मार्टिनिया की सीमा बनाती है, सेनेगल और मार्टिनिया की सीमा बनाती है। एक दो चीज और है छोटी छोटी, ध्यान रखना, जब मैप दोबारा देखना। जैसे देख लो ये नाइजर थी, तो नाइजर की एक सहायिका आई है, उसका नाम क्या है, नाइजर की सहायिका देखो, नाम बेनू, तो ये याद रखना। अबूजा जो है वो जोस प्लेटो पर है, इस बेसिन का इलाका पड़ता है, बेन्यू और इसके बीच का क्षेत्र है यहां पर, ये ध्यान रखना। यहां पर अगर देखोगे नाइजर जा रही है जब ऊपर, तो वहां कहीं देखो तो एक मिलेगा आपको टिम्बकटू होगा, इस पे कहीं मिल गया ना, टिम्बकटू, ऊपर देखो टिम्बकटू, माली, माली का। तो अब जब मैं कहूं कोई जगह देखो तो कहां देखोगे, पॉलिटिकल में, जगह पॉलिटिकल में, तो टिम्बकटू वहां पे होगा, राइट। तो ये क्षेत्र, अगर ऐसे देखो गाम्बिया जो निकलती है तो कहां, किसके समीप जाकर के अटलांटिक में गिरती है, बांजुल। बांजुल क्या है, गाम्बिया की कैपिटल है, गाम्बिया की क्या है, कैपिटल है। यहां दिख रहा है बांजुल की नहीं, जहां गिर रही है बांजुल, ठीक है ना। तो ये हो गई यहाँ की प्रमुख नदियां। नदियों का थोड़ा बहुत क्रम भी आप याद रखो, एक बार लिखने के बाद, मैप देखने के बाद वापस बंद करके आपको ध्यान रखना है कि नील नदी यहां से गई, सिपेली, जुबा यहां से गई, फिर हमने कांगो की यहां पर बात की, फिर हमने यहाँ जमरेजी की बात की, लिम्पोपो की बात की, इधर से हमने ऑरेंज की बात की, फिर हम ऊपर की तरफ जब गए तो हमने चारी नदी की बात की, नाइजर की बात हुई, वोल्टा की बात हुई, गाम्बिया की बात हुई, और ऊपर सेनेगल की बात हुई। अगर थोड़ा सा इसे ध्यान रखोगे, आपको कोई मैप लेने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा हमने ब्लैंक मैप बहुत ज्यादा बनाए, नहीं, आपको अपने मैप को ही गंदा करने की जरूरत है बस। जब भी बैठो अच्छे से सारी नदियां, जितनी मैं बता रहा हूं उतनी नदियां कर लोगे, वो जो मैं कह रहा हूं आएगा तो तुम्हारा पक्का हो जाएगा, किसी और का होना हो, कुछ और आया तो तुम्हारा नहीं हुआ तो पक्का है किसी और का नहीं होगा। डन है, बिल्कुल सोच समझ के बता रहा हूं मैं, है ना। मुझे पता है दुनिया में कौन क्या कितना पढ़ा है, इंग्लिश मीडियम कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाता, राइट, क्योंकि उनके पास स्रोत ज्यादा उपलब्ध है, और उनका लड़का अधिकतर कौन सा होता है, इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, उसके पास कोई बैकअप है, तो फ्री होकर काम करता है ना। आप लोग ना तो काम कर पाते हो ना चिंता छोड़ पाते हो, दोनों फंसे रह जाते हो, है ना। सारी चिंता छोड़ दो कि घर में क्या हो रहा है, कुछ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम्हारी हर चिंता का जवाब तुम्हारा सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं हुआ तो चिंताएं बढ़ेंगी, तो अभी चिंता करने क्या फायदा, अभी जितनी बढ़नी है बढ़ जाए, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारी हर चिंता का जवाब है, हर दुखों का जवाब वही है तुम्हारा सिलेक्शन। सिलेक्शन नहीं हुआ तो दुखों का विस्तार होगा, फिर सबम दुखम, बुद्ध की बात, सबम दुखम, है नहीं। तैयारी करो, खुश रहते हुए तैयारी करो, ओके। लेकिन जब आप देख रहे हो मैप, तो मैप सिर्फ ऐसा नहीं, मैप में एक दो बार ढूंढो, जो हमने लिखाया है वो देखो। आपके पास विकिपीडिया भी तो है ना, नील नदी एक बार वहां जाके देख ली, जुबा जाके वहां पे देख ली, कुछ एक आध चीजें जो आपको लगता है ठीक ठाक है तो थोड़ी मेहनत क्यों कर ली। अब जैसे हमने विकिपीडिया पे क्लिक किया तो देखो वोल्टा नदी का पूरा मैप आ गया। इसी तरह किसी भी रिवर को विकिपीडिया में जाके क्लिक करोगे, उसका बेसिन दिया है, तो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें मेहनत कर लो, हफ्ते में एक दिन मैप पर कुछ कर दो, लेकिन 10 मिनट रोज देखो, चीजें दिमाग में चढ़ जाएंगी। और जो अद्भुत प्रश्न यूपीएससी पूछता है तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, राइट। अद्भुत प्रश्न इसलिए दिए जाते हैं कि आप डिस्टर्ब हो जाए, कुछ करते हैं। उसमें देखो आपका पेपर होता है, आप अकेले करके आओगे, पेपर का डिस्कशन हो रहा है, चार मिलकर कर रहे हैं, और चारों का समय मिला लो तो होगा 6 घंटे। मतलब आपका पेपर ऐसा है जिसमें एक्सपर्ट मिलकर कितने में कर रहे हैं, 6 घंटे में, और आप समय 3 घंटे में कर लो, है ना। हर कोचिंग का देख लो, सब कोचिंग का देख लो, चार इकट्ठा बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, और तब जाके बता पा रहे हैं कि ये लाइन ये हो पाएगा, ये हो पाएगा, है ना। और आपको 3 घंटे में निपटा के आना है, तो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और एग्जाम होने के बाद तो आप भी बता दो, एग्जाम हो जाए फिर कोई भी पेपर लगे डिस्कस कर लो, तो तुम 2 दिन बाद नहीं कर लोगे क्या, आराम से कर लोगे, हर पेपर का डिस्कस कर लोगे। वही पेपर दे दिया महीने बाद तुम टॉपर निकलोगे, नहीं 3 घंटे में करना है, तो टीचर भी नहीं कर पाता, उसको बैठ के सोचना पड़ता है क्या दें, क्या करें, कैसे करें। तो साफ निकलने के बाद कोचिंग लाठी मारती रह जाती है ना, तो सामने निकल के लाठी मार रहे हैं कि लाओ इसका ट्रेंड बताते हैं क्या है। अरे कुछ ट्रेंड नहीं है, वैसा नहीं पढ़ में आएगा, फिर क्या करोगे। तो आपके पास सोल्यूशन यही है कि आप अपने को इन्वेस्ट करो। तो यही करो, एक नदी जो हमने बता दी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाकर के वहां ढूंढो, देखो कुछ अलग कुछ दिखता है तो उस पर डिस्कस कर सकते हो, देन यू विल इंप्रूव। हाँ हाँ
एग्जाम में हाँ। क्यों? क्या देखो क्या है, जानवर होते तो हम कुछ भी ना पढ़ते, मतलब जानवर होते हम कुछ भी ना पढ़ते, हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो पहली चीज हम कुछ भी पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? उत्सुकता के कारण। पहली बात इसमें मानव होने के नाते आपके अंदर एक सामान्य उत्सुकता होती है कि हम कौन है, हम कहाँ हैं। यह पुनर्जागरण की क्या है? पुनर्जागरण की थीम है। अगर मानो ये सोच लेता कि महासागर हम काहे ढूंढे तो वहीं पड़ा रहता, राइट। तो पहली तो बात है मानव की उत्सुकता है हम कहाँ हैं। लेकिन जब हमको पढ़ाया जा रहा है, हमको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप कम से कम उस धरती के बारे में जाने जहां आपको रहना है, जहां आप हैं। और कल आपको अपने देश में कहीं भी अगर किया जाएगा तो वहां बाढ़ आएगी, वहां सूखा आएगा, कुछ भी होगा तो हो सकता है उसको निपटाने या उसके लिए प्रबंधन करने वाले कौन हो? आप हो। तो बाढ़ और सूखा ना आए उसके पहले ही आप क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बारात आ जाएगी तब आप कहोगे अच्छा चलो आप टेंट वाले बुलाई आते हैं, नहीं ना, आप पहले करोगे। तो नदियां जो हैं वो किसी भी राष्ट्र की धमनियां हैं, राइट। जैसे हमारे शरीर में ब्लड बहता है उसी तरह नदियों में पानी नहीं बहता, राष्ट्र का ब्लड बहता है और उसी ब्लड के सहारे राष्ट्र का विकास होता है। क्योंकि नदियां जलापूर्ति करती हैं, नदियां मत्स्य के लिए क्षेत्र उपलब्ध कराती हैं, नदियां उस क्षेत्र के कहा जाए कि माइक्रो क्लाइमेट को, सूक्ष्म जलवायु की दशाओं को निर्धारित करती हैं, नदियां पर्यटन प्रदान करती हैं, राइट। नदियां उस क्षेत्र के लिए मृदा या कहा जाए कि सॉइल रिसोर्स का निर्माण करती हैं। नदियों से जो नमी आती है उससे वहां के वनस्पतियों का निर्धारण होता है, राइट। तुमने आपसे पहले कहा प्रेमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी का प्रमुख स्रोत कौन है? नदियां। पानी गए उबरे मोती मानो चून, राइट। सब खत्म, सभ्यताएं खत्म हो जाएंगी, राइट। तो इतिहास पढ़ लो, सारी सभ्यताएं सारे साम्राज्य किसके किनारे बने हैं? नदियों के किनारे, राइट। तो पहले भारत की पढ़नी है क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे नदियों के सहारे ही आपको वहां पर प्रादेशिक आयोजन करना पड़ेगा। प्रादेशिक नियोजन में जल जंगल जमीन जरूरी है, और जल के बिना ना जंगल है ना जमीन है, और जंगल जमीन ठीक है और जल भी है तब तो वहां पर एक बैलेंस क्या होगा? बना रहेगा। फिर वैश्विक स्तर पर हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि मानव होने के नाते, एक राष्ट्र होने के नाते आप अकेले नहीं रह सकते हैं। आपको कुछ चीजें आपके पास सरप्लस है तो आप किसी को प्रदान करेंगे, कुछ चीजें आपके पास कम है तो आप प्रदान करेंगे। और जो ये नदी क्षेत्र होते हैं ये महासागर में गिर रहे होते हैं, अर्थात इन नदी क्षेत्रों के सहारे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कहा जाए तो परिवहन के मार्गों का क्या होता है? निर्माण होता है, बंदरगाही व्यवस्था का निर्माण होता है। तो अब कल को अगर आपने दिया आईएएस नहीं मिला और आपको मिल गया इंडियन फॉरेन सर्विस और आप भेज दिए गए यहाँ पर नाइजीरिया में, जाइए वहां से आप भारत के संबंधों का निर्धारण कीजिए, तो आपको कम से कम पता चाहिए ना कि वहां कौन सा पठार है, वहां कौन सी नदी है, यहाँ अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या है। आपको कुछ पता नहीं, नाइजीरिया उतर गए और पानी देख रहे भाई साहब नाला क्यों बह रहा है, तो नाराज हो जाएंगे हम लोग, नहीं ये नाइजर नहीं है भैया, पढ़ाई नहीं है तुमको, नहीं। तो हम जितने भी प्राकृतिक क्षेत्र पढ़ते हैं उन क्षेत्रों का आप जब जाएंगे तो न सिर्फ राष्ट्र बल्कि वैश्विक संबंधों में क्या होगा? बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और आपको वेल अपडेट होकर के जाना है। और आप किसी के यहाँ जा रहे हो और उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो तो आपका व्यवहार भी अजीब सा होगा और आप मित्रता नहीं कर पाएंगे। और किसी के बारे में आप जानते हो, आप जाके बोले ओ दिस इज नाइजर रिवर, एक्जैक्टली वेरी इंपॉर्टेंट रिवर फॉर नाइजीरिया, आई एम वेरी हैप्पी, बस बोले बाप रे भाई साहब तो हमारे वाला है, बिछुड़ गया था केवल, है नहीं। जब आप किसी से मिलते हो आप जानते हो मैंने आपके बारे में सुन रखा है, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुन रखी है, आपने ये काम किया, मुझे मतलब हैरानी होती है आप ऐसा कैसे कर पाए, तो फूल के अंदर हाँ भाई साहब आप क्या खाओगे बताओ, सबसे अच्छी मिठाई बनाते हैं और कहते हैं तुम किए क्या जिंदगी में, लगता तो नहीं कुछ किए होंगे, क्या करेगा। आप जिस करियर में जा रहे हो ना उस करियर में आसमान के नीचे जो है वो आप सबको क्या है? जानना है, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। आप लेखपाल होते तुम कभी ना कहते आपको जरूरत है, नहीं। हम केवल ये जानते हैं कैसे नापा जाता है, लट्ठा क्या होता है, जरीब क्या होता है, हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो आप एलीट एग्जाम में जा रहे हो तो आपको सभी चीजों की क्या है? जानकारी होनी चाहिए, है कि नहीं। अब चाहे कुछ भी पढ़ो समझ लो यही जानकारी। ये हो गया यहाँ पर एक घड़ी लिखो, अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। अगर हम पहले यहां देख लें प्रमुख मरुस्थल, तो अब देखो जैसे मरुस्थल की जो हमने पहले भी देखा है, मरुस्थल तीन तरह से परिभाषित किया जाता है। विज्ञान के संदर्भ में देखो तो सिंपल सी बात है, शुष्क क्षेत्र जहां कुछ उत्पन्न नहीं होता। इकोलॉजी एनवायरमेंट देख लो तो जहां पर प्राथमिक उत्पादन यहां पर 70 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ईयर से कम हो तो उसको हम ले लेते हैं। लेकिन हम भूगोल देख रहे हैं अभी, तो भूगोल के संदर्भ में मरुस्थल वो है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, राइट। यहां पर हम दो चीज देखते हैं, AI इज इक्वल टू ये होता है एरिडिटी इंडेक्स, शुष्कता सूचकांक। हम ये देखते हैं यहां पर शुष्कता सूचकांक, और इससे निकालते हैं कि कितनी वर्षा हुई बटे कितना वाष्पोत्सर्जन हुआ, राइट। जब ये 0.05 से भी कम आ जाता है तब हम उसे मरुस्थल घोषित करते हैं। तो किसी भी जगह को मरुस्थल कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, सबसे पहला आधार वहां की क्या है? वर्षा, और औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। और फिर इससे हम दूसरी चीज देखते हैं वहां पर वर्षा कितना है और कुल हर तरीके से संभाव्य वाष्पोत्सर्जन कितना है, और उससे फिर हम एक शुष्कता सूचकांक निकालते हैं। फिर हम उससे तय करते हैं कि मरुस्थल है या नहीं है। लेकिन भूगोल में सबसे बड़ा पैमाना जो है वह क्या है? औसत वार्षिक वर्षा। यहां पर जो प्रमुख मरुस्थल है उनको पहले आप लोकेट कर लीजिए। यहां पर है ये सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण और उपोष्ण मरुस्थल या सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल। तो एक मरुस्थल यहां पर आ गया, एक मरुस्थल आ गया यहां पर ओगाडेन डेजर्ट। हमने प्रायः देखा कि जो भी मरुस्थल होते हैं वो महाद्वीपों के प्रायः पश्चिमी वाले भाग में होते हैं, फिर उनका विस्तार हो सकता है, लेकिन यहां पर पूर्वी भाग में है। और यहां विस्तार के लिए अभी इतना समझ लो, इंडियन ज्योग्राफी में कुछ देखेंगे मानसून में, यहां एक धारा उत्तरदायी है जिसे हम कहते हैं सोमालिया की धारा। सोमालिया की धारा वर्ष के 6 महीने गर्म होती है जो इधर बहती है, और वर्ष के 6 महीने ठंडी हो जाती है इधर बहती है, और इसके कारण यहाँ अर्ध शुष्क मरुस्थल का क्या होता है? निर्माण होता है। यह सेमी एरिड डेजर्ट है ओगाडन, और यह विवादित क्षेत्र है यहाँ पर। फिर इसके बाद एक और डेजर्ट आता है, यहाँ पर है कालाहारी डेजर्ट, यहाँ का मरुस्थल है कालाहारी डेजर्ट। फिर एक मरुस्थल यहाँ पर आता है और यह है नामीबियन डेजर्ट या नामिब डेजर्ट, नामिब डेजर्ट। यहाँ तक के सारे देखो, यहाँ पर आ जाता है नामिब मरुस्थल। डन, हेडी लिखो सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट। इसमें लिखिए
सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर में निम्नलिखित देशों में विस्तारित है। नंबर 1, पॉलिटिकल मैप देखो। यहां पर ध्यान दोगे तो यहां से दे सकते हो मार्टिनिया, माली। इधर देख लो वेस्टर्न सहारा, लेकिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इसका एक पार्ट मोरक्को के पास है ना, लेकिन हम लिख लेंगे, अभी विवादित है, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, राइट। और कुछ क्षेत्र नीचे वाले क्षेत्रों में फैला हुआ है जो भी साहिल के ऊपर है, लेकिन ये मेजर एरिया है। इसमें लिखो 1 2 3 करके। नंबर 1 मारिटानिया। नंबर 2 पश्चिमी सहारा, ब्रैकेट में लो विवादित, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली। ये मेजर एरिया यहां पर, इनको शामिल किया जाता है। इसी नीचे लिखिए सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले पथरीले क्षेत्र को हमादा कहा जाता है। हमादा कहा जाता है। यहां तीव्र पवनों के कारण अपवाहन की क्रिया में गहरे गर्तों का निर्माण हुआ है, जिनमें मिस्र का कटारा गर्त महत्वपूर्ण है। ये कटारा के पेशन इधर दिख रहा है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा है इधर लीबिया की तरफ, लेकिन मेन एरिया यहां पर है। यहां जब हवा चलती है तो हवा गड्ढे का क्या करती है, निर्माण। हवा रेत उड़ाती चली जाती है और वहां गर्त का क्या है, निर्माण होता चला जाता है, राइट। तो उसमें जो बड़ा गर्त बना है वो कटारा डिप्रेशन है। देखो नदियां जो होती हैं वो जब चलती हैं तो जब सी लेवल तक अपरदन कर लेंगी तो वो रुक जाएंगी, लेकिन जो पवन है वो सी लेवल के नीचे भी अपरदन करती है, जहां करेगी, और जहां तक भूमिगत जल होगा वहां तक अपरदन करती है। तो जब कभी पवन कहीं अपरदन करेगी तो उसके अपरदन का जो अंतिम हिस्सा है वो किसके सहारे डिसाइड होगा, भूमिगत। जहां से भूमिगत जल मिल जाएगा वहां तक रुक जाएगी, नहीं मिलेगा तो वहां पर अपरदन करती चलिए। तो पवन के द्वारा गहरा अपरदन हो जाता है कई बार, और यह कटारा है -133 मीटर नीचे है ये, राइट। तो यह फेमस गर्त है यहां पर, है ना। उसमें लिखिए सहारा क्षेत्र में एमी कोसी सबसे ऊंचा बिंदु है। एमी कोसी ये पहले लिखा भी चुका हूं कहीं, एमी कोसी सबसे ऊंचा बिंदु है। सहारा के दक्षिण में साहेल प्रदेश का विस्तार है। SAHEL साहेल प्रदेश का विस्तार है। यह एक संक्रमण पारिस्थितिक क्षेत्र है जो सहारा मरुस्थल और सवाना क्षेत्र को अलग करता है। यहां पर मरुस्थल है, नीचे यहां सवाना क्षेत्र, इन दोनों के बीच का क्षेत्र कहलाता है साहेल। तो सहारा के दक्षिण में साहेल, जो ऊपर मरुस्थल और नीचे इधर सवाना क्षेत्र को पृथक कर देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो ओगाटन मरुस्थल। इस मरुस्थल का विस्तार इथोपिया के साथ साथ सोमालिया, जिबूती जैसे क्षेत्रों में है। यह इथोपिया और सोमालिया के मध्य विवादित क्षेत्र है।
नेक्स्ट लिखिए कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। इसका विस्तार, इसका विस्तार बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में है, और नामीबिया में है। दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में है। यहां बुशमैन जनजाति निवास करती है, यहां बुशमैन जनजाति निवास करती है। कभी मौका मिल जाए तो एक मूवी देखना, गॉड मस्ट बी क्रेजी, वो बुशमैन पे ही है। उसमें ये दिखाया जाता है कि एक बुशमैन है जैसे कालाहारी डेजर्ट में, तो समझ सकते हो जीवन कैसा होगा, कुछ भी नहीं है। एक प्लेन जा रहा है, उससे कहीं एक बोतल गिर जाती है, फिर लोग उस बोतल के पीछे कैसे युद्ध करते लड़ते हैं, सब दुखी हो जाते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक बुजुर्ग जाके बोतल वापस फेंक आता है, तब जाके शांति स्थापित होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा हम सांसारिक चीजों को ग्रहण करते हैं उतना आपस में विवाद क्या है, बढ़ता चला जाता है। और बहुत शानदार मूवी है, कभी जब भी मौका मिले तो देखना, गॉड मस्ट बी क्रेजी, एक अच्छी मूवी है ये। इसमें एक बात देखो, यहां पर एक क्षेत्र है, यह है ओका वेंगो स्वयं। देखो यहां पर ओका वेंगो स्वयं दिखा है, ओका वेंगो दलदली क्षेत्र है। यहां पर एक नदी है ओका वेंगो, उससे दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और इसे कालाहारी का आभूषण कहा जाता है। कालाहारी का आभूषण, क्योंकि यहां अपने आप पानी की कमी है, लेकिन इधर एक नदी से दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है और वो यहां पर जैव विविधता का क्षेत्र है, इसलिए कालाहारी का मरुस्थल कहलाता है। तो लिखिए कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में, कालाहारी मरुस्थल के उत्तर में, उत्तर में ओका वेंगो दलदल है, ओका वेंगो दलदल है। यह जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यह जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे कालाहारी का आभूषण कहा जाता है, इसे कालाहारी का आभूषण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट लिखो नामिब, नामिब मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, नामिब डेजर्ट। इसमें लिखिए इसका विस्तार, इसका विस्तार नामीबिया के अतिरिक्त, नामीबिया के अतिरिक्त अंगोला, बोत्सवाना, थोड़ा थोड़ा पार्ट अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। अंगोला, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। मेजर पार्ट यहीं पर है, तो आपको प्रायः तीन ही मिलेंगे, अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। एक हिस्सा यहां से फैलता है तो थोड़ा बोत्सवाना को टच करता है, लेकिन मेजर तीन एरिया है यहां पर। तो यहां पर इतने डेजर्ट हो गए, सहारा डेजर्ट, ओगाडेन डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट एंड नामिब डेजर्ट। तो हम लोगों ने अब तक यहां पर देख लिया है, जल संधि देख ली थी, स्थल संधि जो थी वो देख ली, फिर इसके बाद हम लोगों ने यहां पर पर्वत और पठार देख लिए, फिर झील देख ली, नदी और मरुस्थल। अब देख रहे हो, ये आप जितनी भी चीजें पढ़ते जा रहे हो, इन सबका व्यापारिक, वाणिज्यिक, किसी भी तरह का जो महत्व है वो आपको ध्यान रखना होगा। देखो इस बार के पहले पिछली बार पूछा कि विश्व में वलित पर्वत का वितरण बताइए तथा इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। थोड़ा उसका पैटर्न समझने की कोशिश करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि उसने वितरण और पर्वत के महत्व पर बात की। मैं इस बार उम्मीद कर रहा था कि पठार पूछेगा, और उसने पठार न पूछ के वो पानी में चला गया, और उसने पूछी स्थल संधि और जल संधि के महत्व को बताइए। अब स्थल संधि, जल संधि के महत्व को आप ऐसे नहीं बता सकते, एग्जाम्पल से ही बता सकते हैं। अगर आपको प्रमुख जल संधि, स्थल संधि याद है तो उनका एक पहले उनकी परिभाषा, उनका डायग्राम, फिर किसका क्या महत्व है, वो आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता है वहां पर। अब इसी तरह आगे वो पूछ सकता है कि नदियों का क्या महत्व, इवन वो पूछ सकता है मरुस्थलों का क्या महत्व है, डेजर्ट का क्या महत्व है। तो फिर आगे हम चल के देखेंगे, तो हम जहां जहां जिस रिसोर्स देखें, तो जिस डेजर्ट में जो रिसोर्स मिल जाए आप वहां तुरंत मैप बनाएं और फिर बता दें, जैसे कि चिहुआ हुआ डेजर्ट में यहाँ चांदी मिल रही है, राइट, आटाकामा डेजर्ट में यहाँ पर इतनी चीजें यहाँ प्राप्त हो रही हैं। ओके, जो जो डेजर्ट आप पढ़ें, जहां जो मेजर डेजर्ट हैं, उन डेजर्ट में क्या क्या मिला, जब रिसोर्स पढ़ेंगे तो आएगा, उन्हें आप याद रखें, और जैसे पूछे डेजर्ट को डिफाइन कीजिए, एक मैप बताइए और मैप के साथ आप बता दिए यहाँ ये प्राप्त होता है, आपका आंसर अपने आप में कंप्लीट है। तो मैप से क्वेश्चन पीटी में तो आएगा, लेकिन मेंस में भी मैप का क्या यहाँ पर एप्लीकेशन मौजूद है। ओके, तो इस तरह की चीजें जब भी आप पढ़ो तो इनके इंपॉर्टेंस को आपको ढूंढना है। मरुस्थल और जरूरी होते हैं क्योंकि वहां बादल नहीं बनते, बादल नहीं बनते तो वहां पर अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए दूरबीन लगाई जाती है, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए दूरबीन लगाई जाती है, राइट। तो उन दूरबीनों के लिए, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए मरुस्थल का बहुत अच्छा उपयोग किया जाता है, राइट। जहां तेज पवने चले, उनके किनारों पर अगर महासागरों के साथ जुड़े हैं तो उनके अपतटीय भाग में या उनके तटीय भाग में ही हवा बहुत तेज चलती है, तो वहां पर विंड लग सकता है, विंड टरबाइन लग सकती है, बस ये महासागरीय भाग की तरफ लगेगा जहां हवा तेज हो जाए, है ना। हमने जब महासागरों का उपयोग देखा था तो ये लिखा हुआ था अपतटीय भाग में, है ना। तो इस तरह के इन सबके इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में बने होने चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सजग हो। जब हम रिसोर्स देखेंगे तो वहां और भी कई चीजें आ जाएंगी। ये हो गया हमारे पास अफ्रीका। अब हम चल सकते हैं यूरोप की तरफ। ये अच्छी जगह है, घूमने वाली जगह है ना। अगर हम यूरोप को देखते हैं
पहले में आप बार बार चल रहे होंगे। तो अगर हम नॉर्थ में देखें तो यहां पर आर्कटिक ओशन, साउथ में देखें तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी, और अगर हम वेस्ट में देखते हैं तो यहां पर अटलांटिक ओशन, और अगर हम ईस्ट में देखते हैं तो यहां पर एशिया। और यह पिंक लाइन, ये पिंक लाइन देखते रहो, जहां जहां ये जा रही हो ये कैस्पियन सी तक आएगी, फिर इसके बाद यह काला सागर पे जाएगी और ये ऐसे करके आगे बढ़ेगी। इसको थोड़ा फिजिकल में देखो तो यहाँ काकेसस मिल जाएंगे। फिजिकल देखो इसका, यहाँ पर फिजिकल देखो तो नीचे वाली लाइन में क्या मिल जाएंगे, काकेसस। और फिजिकल को अगर हम यहाँ पर ध्यान से देख लें तो यहाँ पता चल जाएगा यहाँ पर जो इसकी बाउंड्री बन रही है किससे, यूराल पर्वत। ध्यान से देखो यहाँ एक नदी भी है, कौन सी नदी है, यूराल नदी, यूराल पर्वत, यूराल नदी। फिर कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर भी सीमा बनाता है। फिर यहाँ पर काला सागर और इधर काकेसस, काला सागर और काकेसस, राइट। तो यहाँ पर इतने क्षेत्र हैं जो एशिया के साथ क्या करते हैं, सीमा का निर्माण कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप देखोगे यूरोप, तो यूरोप में आप ये ध्यान रखोगे ये हो गया आर्कटिक, हो गया आर्कटिक महासागर, यहां पर भूमध्य सागर, यहां पर यूराल, यूराल को खासतौर पर ध्यान रखो, एशिया चला जाएगा इसके साथ इधर, और इधर हो जाएगा यहां पर अटलांटिक, अटलांटिक ओशन। अब इसके साथ पहले कुछ महत्वपूर्ण यहां पर सागर वाले क्षेत्रों को देख लिया जाए। अगर हम महत्वपूर्ण सागर देखते हैं तो सबसे पहले हमको नीचे मिलता है भूमध्य सागर, यह है मेडिटेरेनियन सी, ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी के बाद यहां पर हो गया एक ब्लैक सी, काला सागर, इसके ऊपर हो गया एक अजोब सी, इधर हो गया कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी, एजोब सी, ब्लैक सी, अभी अंदर ये छोटे छोटे सी बाद में देख लेंगे। यहां पर वापस आए, इस तरफ देखें तो यहां पर कौन सा सी, नॉर्थ सी हमें यहां पर दिखाई पड़ रहा है, राइट। तो नॉर्थ सी से वापस आओ, नॉर्थ सी करते करते यहां पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, यहां पर एक क्षेत्र भी है जिब्राल्टर जो यूके का है ना, है वो स्पेन का, लेकिन स्पेन के गृह युद्ध में यूके के पास आया तब से है। अब जब आप अंदर एंट्री करोगे तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसे कहा जाता है बालियारिक आइलैंड, यहाँ कई हैं, 3-4 हैं, मेनार्का ये सब करके हैं। तो स्पेन का है बालियारिक, हमें यहाँ सी देखने हैं, ध्यान रखो। तो यहाँ पर पहला सी आ गया लिगुरियन सी, आ गया, फिर हीनियन सी, फिर आयोनियन सी, इसके यहाँ पर देखोगे आर्कटिक सी, सॉरी एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी, फिर आगे इधर देखोगे तो यहाँ पर एजियन सी, और यहाँ पर देखोगे तो सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। अंदर की तरफ देखो, यहाँ पर इसके साथ जब ये जाता है ना। तो सबसे पहले यहाँ शुरू कर लेते हैं जो प्रमुख जल संधियां हैं, फिर आगे बात करते हैं, एक एक देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। हेडिंग लिखो, यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप महाद्वीप, और इसमें लिखो यूरोप की प्रमुख जल संधियां। जब से क्वेश्चन आ गया होगा तब से जल संधियों में मन लग रहा होगा जब तक क्वेश्चन नहीं आता तब मन में पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन अब यार ये भी आ सकता है ना। तो यहां पर जल संधियों में देखो, जल संधियां, तो यहां पर टेबल बना लो, एक हो जाएगी जल संधि, जोड़ती है और अलग करती है, जोड़ती है और अलग करती है। तो जल संधि जोड़ती है और अलग करती है। अब पहले लिखो जिब्राल्टर जल संधि, हो सकता है रिपीट हो रही हो लेकिन कर लो, जिब्राल्टर जल संधि। इसमें लिखो जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर और भूमध्य, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। अलग करती है, अलग करती है स्पेन ब्रैकेट में यूरोप, स्पेन ब्रैकेट में यूरोप तथा मोरक्को ब्रैकेट में अफ्रीका, मोरक्को ब्रैकेट में अफ्रीका। जहां पर जिब्राल्टर जल संधि लिखी है वहां पर एक बात लिख लो, भूमध्य सागर की कुंजी लिख लो, वहां पर भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य, जहां पर लिखी जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर की कुंजी, की टू मेडिटेरेनियन सी। अगर पहले भी अटलांटिक के साथ अगर आपको मेडिटेरेनियन में इन क्षेत्रों से व्यापार करना है सारा, तो आपको इसी से गुजरना होगा। अभी भी सोच लो, अगर आप सुएज कैनाल से मेडिटेरेनियन में आ भी गए तो यहाँ इसी के थ्रू निकलोगे, और अटलांटिक से जाना है तो भी यहाँ से होते ही सुएज कैनाल से आप आगे निकल पाएंगे। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंस रही है इसकी। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री थोड़ी बहुत पड़ी होगी, ध्यान रखोगे, तो नेपोलियन यहीं पर ब्रिटेन की नाकाबंदी करना चाहता था। वो चाहता था कि भूमध्य सागर फ्रांस की झील बन जाए, और उसका मानना था कि अगर भूमध्य सागर पर हमने कंट्रोल कर लिया तो हम यहाँ बैठ गए, तो हम यहाँ से इधर उधर कहीं भी इसको जाने नहीं देंगे। और इसी चक्कर में वो और उसका भाई स्पेन के युद्ध में उलझ गए। जिस तरह दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब को समाप्त किया, उसी तरह स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद किया। राइट, यहाँ क्या उलझा तो उसकी जिंदगी खत्म। राइट, स्पेन की पराजय उसके लिए बहुत बड़ी पराजय थी, नेपोलियन बोनापार्ट के लिए पूरी इज्जत धरी रही उसकी यहाँ पर। तो जब पढ़ोगे तो ये बड़ा मतलब बड़ा क्रूशियल जोन है, बहुत क्रूशियल जोन है यहाँ पर। राइट, तो इसीलिए मेडिटेरेनियन सी का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है इस वाले क्षेत्र में। मैंने आपको पहले बताया यही है वो कोर्सिका जहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था, एक छोटे से जगह पर, और भविष्य में भी छोटे था कद में। जब वो पहली बार गया फ्रांस की सेना को करने, उत्साहित करने, तो सैनिक देख के हंसे, मतलब घोड़ा उससे कहीं लंबा चौड़ा था, वो छोटा था, उसमें बैठ कूद रहा था। राइट, लेकिन बस उसने आधे घंटे सेना को प्रोत्साहित किया, और जो सेना डायरेक्टरी के अंदर, एक शासन व्यवस्था थी, डायरेक्टरी के अंदर जो सेना हार रही थी, नेपोलियन के नेतृत्व में उसने आल्प्स श्रेणी के आसपास जो था सबको हरा कर रख दिया।
और इसी में कहा जाता था कि जब फ्रांस छींकता था तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था। मतलब ये प्रभाव अद्भुत। नेपोलियन बोनापार्ट को जब पढ़ा जाता था लगता है उनको रोए खड़े हो जाते हैं। अद्भुत व्यक्ति रहा होगा। आज जो ये बीटीसी का एग्जाम होता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट के दिन कभी भी बीटीसी का एग्जाम बच्चे देते प्राइमरी स्कूल ये सब, उसने कई ऐसे सुधार किए। उसने कहा था कि मेरी विजय शायद नष्ट हो जाएं लेकिन मेरे सुधार ग्रेनाइट की नींव पे रखे गए हैं जो मरने के बाद भी भुलाए नहीं जा सकेंगे। तो बिल्कुल हकीकत थी। है ना, ये बड़ा शानदार एरिया है। जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पर एक से एक बहादुर। ये सर्डिनिया है, इटली। यहाँ पर पैदा हुआ गैरबाल्डी, जिसने इटली का एकीकरण करा दिया। मेजनी, गैरबाल्डी, काबुर, ये तीन बहुत। मेजनी तो बड़ा अद्भुत। मेजनी को पढ़ने के बाद तुम क्रांतिकारी हो जाओगे। अगर युवा हो तो क्रांतिकारी हो जाओगे। देखो 30 साल तक आदमी क्रांतिकारी रहता है, वो साम्यवादी, और 30 साल के बाद शांतिवादी, और छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आदमी पागल हो जाता है 30 साल बाद क्रांतिकारी रहा। क्योंकि वो क्रांतियां पूरी नहीं होंगी। अधूरी क्रांतियों की दास्तान है इतिहास। सारी जितनी भी क्रांतियां अधूरी हैं। अच्छी चीज़ कभी पूरी होती नहीं, पूरी हो जाए तो अच्छे होने का फायदा क्या है ना। ऐसा कुछ रह जाए, कुछ ऐसा हो जाता, कुछ वैसा हो जाता तो क्रांति में ऐसा हो जाता। नेवर हैपेंड। एनीवे, ये बहुत भावुक क्षेत्र है फिर से, है ना। तो यहाँ पर है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। जब आप इससे आगे चलते हो तो यहाँ पर स्टेट ऑफ बोनीफेसियो। देखो बोनीफेसियो जलसन, बोनीफेसियो जलसन, बोनीफेसियो जलसन जोड़ती है, हमें देखिए जोड़ती है लायंस की खाड़ी को, लायंस की खाड़ी को तिरहीनियन सागर से, तिरहीनियन सागर से। तो देख लो जितनी भी स्टेट होती हैं वो दूरियां कम कर देती हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की दूरियां क्या करती हैं? कम कर देती हैं। राइट, इससे समय बचता है, ईंधन बचता है, संपर्क तेज होता है। तो आर्थिक विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके न होने पर आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा, और घूम के जाने का मतलब उतनी चीजें लागत पड़ जाना चीजों का। तो नेक्स्ट लिखो यहाँ पर, यह है स्ट्रेट ऑफ मेसिना। अच्छा, अलग करती है, लिखो अलग करती है कोर्सिका ब्रैकेट में फ्रांस, अलग करती है कोर्सिका ब्रैकेट में फ्रांस तथा सर्डिनिया ब्रैकेट में इटली, सर्डिनिया ब्रैकेट में इटली। फिर है यहां पर नीचे स्ट्रेट ऑफ मेसिना, मेसिना जलसंधि, मेसिना जलसंधि जोड़ती है तिरहीनियन सागर को, तिरहीनियन सागर को आयोनियन सागर से, तिरहीनियन सागर को आयोनियन सागर से। अलग करती है इटली तथा सिसिली, सिसिली इटली का ही भाग है लेकिन द्वीप के रूप में अलग करती है। अलग करती है इटली तथा सिसिली को, सिसिली। फिर है ओट्रांटो जलसंधि, ओट्रांटो, ओट्रांटो जलसंधि, ओट्रांटो जलसंधि जोड़ती है एड्रियाटिक सागर को, एड्रियाटिक जोड़ती है एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से, आयोनियन सागर से, एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से। अलग करती है इटली को, अलग करती है इटली को अल्बानिया से, अल्बानिया, अल्बानिया। अब देख रहे हो आज से रातें लंबी होती जाएंगी और दिन, कल क्या था, कल विषुव था ना, और इसी समय देख सकते हो तक दिन लंबे थे, रातें छोटी, समय बदल गया। और जैसे समय बदल रहा है अब देखो कि अपना नवरात्रि आ रहा होगा। संक्रमण काल है ना, अब तक जो हमारी जठराग्नि थी जैसी थी अब चेंज होगी। अब अगले 6 महीने के लिए आपको अपने को तैयार रखना है, तो आप 9 दिन व्रत रह सकते हो। लेकिन भूख बहुत लगती है व्रत के समय। कोई रात को कहते सुबह व्रत रहना तो 2 बजे भूख लगाई, क्या 4 बजे तक खा लेते हैं, है नहीं। लेकिन अब आप ऐसे समझ सकते हो कि किस प्रकार चीजें चेंज होती है। और अभी मैंने आपको बताया, अगली बार फिर देखना जहां पर कुछ ऐसा हो रहा होगा वहां पर तुम्हें नवरात्रि जैसा कुछ मिल जाएगा। मुस्लिम्स में देखोगे कुछ ऐसा होगा इस्लाम में, तो वहां तुम्हें रोजा मिल जाएगा, हमेशा देखोगे। और अगर आप भूखे रहते हो तो ऑटोफैगी शुरू होती है। ऑटोफैगी का मतलब आपकी जो बेकार सेल्स हैं वो नष्ट होनी शुरू होंगी और कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर स्वस्थ रहना है तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन व्रत रहना। चलो भैया बाहर हमको जीना है खाने का, वैसे आप रह लोगे, लेकिन व्रत क्या तो भूख लगाती है। और वैसा व्रत नहीं रहना कि सुबह दोपहर शाम भोर आलू खाते जा रहे हैं। जब भी गए तो भून के आलू खा लिए, ये खा लिए, बीकानेर से मंगा लिए कि आओ व्रत वाली थाली ले आओ। मतलब ये सब नहीं करना है। व्रत रहने का मतलब है सुबह थोड़ा फल खाए, शाम को खाए, खुश रहे, बात खत्म, है ना। खुश नहीं रह पाओगे कहते हो जब तक आधा किलो भात में खाया जाए और 1 लोटा पानी में पिया जाए, है ना। चलो लेकिन कोशिश करना 1-2 दिन व्रत रह सकते हो, पहला और आखिरी रह सकते हो। यू विल गेट एनर्जी, यू विल गेट एनर्जी। फील करो इस एनर्जी को थोड़ा सा, है ना। चलो रोजा है तो 1 दिन रोजा रह सकते हो, क्या दिक्कत है ना। स्वस्थ रहने से मतलब चाहे योगा करें या नमाज अदा करें, बात तो सेम है ना। वो रोज 5 बार कहते हैं तो योगा हो जाता है, हम भी आधे घंटे कर लेते तो हमारा इक्वल है। लेकिन अब कोई समझा दे तो अभी पटवा निकल जाए। कहाँ पे बात हुई, ओट्रांटो हो गया ना। अब ओट्रांटो के आगे आओ इधर, तो यह है एजियन सी, एजियन सी, और यहाँ सी ऑफ मरमरा है, देख रहे हो। एजियन सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में यहाँ पर भी देखो एक जल संधि है, हल्की सी जगह छूटी है ना, देखो वहां पर नीला नीला पानी जा रहा है। ये जो है यह डार्डनलीज जल संधि है। डार्डनलीज लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, यहां लिखो डार्डनलीज जल संधि।
डार्डेनलीज जल संधि यहां पर जोड़ती है मरमरा सागर को एजियन सागर से, मरमरा सागर को एजियन सागर से, एजियन सागर से अलग करती है यूरोपीय तुर्की को, यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से, अनातोलिया भी बोल सकते हो लेकिन एशियाई तुर्की लिख लो, एशियाई तुर्की से, तुर्की दोनों में पता है ना, ये यूरोपियन है और ये एशियन है ना। क्लियर वही वाला। एक बात हमेशा याद रखो कि धर्म में विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान का धर्म होना चाहिए। अगर ये दो चीज हो जाए तो आप देखेंगे कि कई समस्याओं का अंत होता है। लिखो बास्पोरस जलसंधि, बास्पोरस जलसंधि, बास्पोरस। देखिए अब ये किसको किसको जोड़ रही है, काला सागर और नहीं, सी आप मरमरा बीच में देखो, काला सागर और मरमरा सागर दिख रहा है नहीं, राइट। तो लिखो जोड़ती है काला सागर और मरमरा सागर, काला सागर और मरमरा सागर अलग करती है, सेम है भाई, यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से, यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से। फिर यहां देखो कर्च जल संधि, कर्च, आराम से बेटा, कर्च जल संधि, राइटिंग पैड वगैरह टाइम हो गया है, अब हम नहीं लिखवाएंगे कुछ देखो कर्च जल संधि, इसमें लिखो जोड़ती है अजेव सागर और काला सागर, अजेव सागर और काला सागर अलग करती है यूक्रेन और रूस को। यद्यप क्रीमिया पे रूस का नियंत्रण है थोड़ा, लेकिन ये लिखो यूक्रेन को रूस से, ये है ना क्रीमिया, क्रीमिया बहुत बड़ा जो है यहाँ पर। रेड क्रॉस की स्थापना क्रीमिया के युद्ध के बाद ही हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया युद्ध में ही लैंप लेकर के लोगों की सेवा कर रही थी। और विश्व इतिहास में पढ़ोगे क्रीमिया के युद्ध के कीचड़ से ही इटली के एकीकरण का कमल खिला, बीजेपी वाला नहीं मतलब ये क्रीमिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ यूरोप में, इसलिए यूक्रेन और रूस के बीच यहाँ विवाद चलता रहता है। तो ये इधर हो गई सारी जल संधियां, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो, स्ट्रेट ऑफ मेसिना, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलीज, स्ट्रेट ऑफ बास्पोरस या बास्पोरस स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ कर्च। इधर की हम कंप्लीट कर चुके हैं, या आप अच्छे से देखते रहिएगा। आज इतना ही रखते हैं, कल आपसे मुलाकात, परसों आपसे मुलाकात करते हैं ना। किसी एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ड्यू है तो किसी हो सकता है अगले संडे एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे, है ना। तो अभी से आप इन्फॉर्म कर देते हैं, जो छुट्टी है क्लास कल की उसे एडजस्ट कर लेंगे कहीं।